नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ति मौक्तिकम का अवशिष्टांश पंचम श्लोक से अष्टम श्लोक तक। इससे पहले हम पढ़े थे सूक्ति मौक्तिकम का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम श्लोक। तो सबसे पहले देखते हैं पंचम श्लोक क्या है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पंचम श्लोक क्या है। तो देखिए इस प्रकार है पंचम श्लोक। पंचम श्लोक में बताता है, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नाः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्यैरगुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्यैरगुणैः समः। ये श्लोक मृत्सकटिकम नाटक से लिया गया है। इस श्लोक के जो अन्वय है वो इस प्रकार है। तो देखिए अन्वय, पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्त दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः न समः। अच्छे से देखिए, पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः न समः। देखते हैं इसका काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण इस तरह से है, देखिए, पुरुषैः मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु अर्थात सद्गुणों में एव ही प्रयत्न अर्थात यत्न कर्तव्य करना चाहिए। गुणयुक्त गुण से युक्त दरिद्र अपि दरिद्र भी अगुणैः गुणहीन ईश्वरैः अर्थात संपन्न और धनी व्यक्तियों के न समः समान नहीं होता है। भावार्थ इस प्रकार है, देखिए, मनुष्य के द्वारा हमेशा सद्गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा सद्गुणों में प्रयत्न करना चाहिए, सद्गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त व्यक्ति दरिद्र होने पर भी गुणहीन धनी व्यक्तियों के समान नहीं होता है। अर्थात गुणयुक्त जो व्यक्ति होता है वो दरिद्र हो सकता है, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा होता है किनसे न गुणहीन जो धनी व्यक्ति होते हैं। धनी है लेकिन गुण से रहित है, गुणहीन है, ऐसे व्यक्तियों से वह जो गुणयुक्त दरिद्र होता है वो ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए हमें हमेशा गुणों में प्रयत्न करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस श्लोक का अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका व्याकरण बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं व्याकरण बिंदु में संधियुक्त पदों के तरफ। तो व्याकरण बिंदु इस प्रकार है, देखिए, गुणेषु युक्त एव गुणेष्वेव दरिद्रोपि दरिद्रः युक्त अपि दरिद्रोपि नैश्वर्यैरगुणैः न युक्त ईश्वरैः युक्त अगुणैः। अब देखिए प्रत्यय युक्त पद क्या क्या है। कर्तव्यः कृ युक्त तब्यत् कर्तव्यः, युक्तः युज युक्तक त युक्तः। अब देखिए अव्यय पद क्या क्या इस श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं। अव्यय पदों में एव, एव अर्थात ही, सदा, सदा अर्थात हमेशा, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं। तो इस तरह से इस श्लोक के जो व्याकरण बिंदु हैं आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं षष्ठ श्लोक को देखते हैं। षष्ठ श्लोक किस तरह से है आपके लिए। तो षष्ठ श्लोक देखिए इस प्रकार, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लक्ष्मी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। ये श्लोक नीति शतकम से लिया गया है।
आरंभ कुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छयेव मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक का आप सस्वर वाचन इस तरह से कर सकते हैं और बार बार इसका सस्वर वाचन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है। आरंभ कुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव भवति। इस श्लोक का अन्वय है, देखिए, आरंभ कुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव भवति। काठिन्य निवारण में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आरंभ कुर्वी, आरंभ कुर्वी अर्थात आरंभ में बड़ी, क्रमेण क्रमानुसार, क्षयिणी घटने वाली, पूरा पहले, लघ्वी कम पश्चात बाद में, वृद्धिमती बढ़ने वाली, खल सज्जनानाम दुर्जन और सज्जनों की, मैत्री मित्रता, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव पूर्वाह्न और अपराह्न की छाव की तरह अलग है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो खल और सज्जन होते हैं, जो दुष्ट और अच्छे लोग होते हैं, उनके मित्रता किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले दुष्टों की मित्रता कैसी होती है देखते हैं। दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वाह्न की छाव की तरह होती है, जो पहले विस्तृत होती है और बाद में घटने लगती है। सज्जनों की मित्रता दिन के अपराह्न की छाव की तरह होती है, जो पहले छोटी होती है और बाद में क्रमशः बढ़ने लगती है। अर्थात जो दुर्जन होते हैं उनकी मित्रता पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, अचानक से मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जान पहचान बढ़ती है तो मित्रता घटने लगती है। लेकिन सज्जनों की मित्रता कैसी है? सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जान पहचान होने के बाद मित्रता बढ़ने लगती है। तो इस श्लोक के जो व्याकरण बिंदु है उनको देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संधियुक्त पद क्या क्या है? पूर्वार्थ, पूर्व युक्त अर्थ, परार्थ, पर युक्त अर्थ, छायेव, छाया युक्त इव। अब देखिए यहाँ पर प्रत्ययुक्त पद क्या क्या है? बोलता है गुर्वी, गुरु युक्त मेप, क्षयिणी, क्षयिन युक्त मेप, लघ्वी, लघु युक्त मेप, वृद्धिमती, वृद्धि युक्त मतुप युक्त मेप, भिन्ना, भिन्न युक्त टाप। इस तरह से प्रत्ययुक्त पद है। अब देखते हैं विलोम पद क्या क्या यहाँ पर इस श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं। तो विलोम पद में खलः सज्जनः, पूर्वार्धः परार्धः, गुर्वी लघ्वी, वृद्धिमती क्षयिणी, इस तरह से ये सारे विलोम पद यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अब चलते हैं सप्तम श्लोक देखते हैं। सप्तम श्लोक क्या है? तो सातवां श्लोक आपका क्या है देखते हैं। सातवां श्लोक कुछ इस प्रकार है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इस तरह से श्लोक है।
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोग। ये श्लोक भामिनी विलास नाम के ग्रंथ से लिया गया है। भामिनी विलास ग्रंथ से इस श्लोक को उद्धृत किया गया है। तो इस श्लोक का अन्वय क्या है, देखिए, महीमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गताः भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोग। महीमंडलमण्डनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गताः भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसके जो शब्दार्थ है उसको पहले समझते हैं। तो काठिन्य निवारण में चलते हैं। काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार है। महीमंडल मंडनाय, पृथ्वी को शोभित करने के लिए, यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, हंसाः, हंस, गताः भवेयुः, जाएं, ही, निश्चय ही, तेषां सरोवराणां, उन सरोवरों का, हानि ही, हानि है, नुकसान है, ये शाम, जिन सरोवरों का, मरालैः सह, हंसों के साथ, विप्रयोगः, वियोग होता है। देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाएं, नुकसान तो उन सरोवरों का ही होता है जिनको छोड़कर हंस चले जाते हैं। अर्थात जिन सरोवरों से हंसों का वियोग हो जाता है उन सरोवरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जिन सरोवरों से हंसों का वियोग होता है उन सरोवरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। हंस जिस सरोवर में रहते हैं उस सरोवर अर्थात उस तालाब का सौंदर्य बढ़ा रहता है। जब हंस उस सरोवर को, तालाब को छोड़कर चले जाते हैं तो उस सरोवर का, उस तालाब का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो हंसों के वियोग में नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ तालाब का ही होता है। हंस तो जहाँ जाएंगे उस जगह का सौंदर्यवर्धन करेंगे, लेकिन हंसों का वियोग से तालाब का जो तालाब की जो सुंदरता है, तालाब का जो सौंदर्य है, वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसका जो व्याकरण बिंदु है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले संधियुक्त पद। संधियुक्त पद में यत्रापि, यत्र युक्त अपि, कुत्रापि, कुत्र युक्त अपि, गता भवेयुः, गताः युक्त भवेयुः, भवेयुर्हंसाः, भवेयुः युक्त हंसाः, हानिस्तु, हानिः युक्त तु, तेषां हि, तेषां युक्त ही। इस तरह से ये संधियुक्त पद है यहाँ पर। उसके बाद प्रत्ययुक्त पद है गताः, गम युक्त क्त, गताः। इस तरह से इस श्लोक के जो व्याकरणांश है इस प्रकार से आपको जानना है। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका जो अंतिम श्लोक है उसको देखते हैं। तो अंतिम श्लोक कुछ इस प्रकार है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो ये श्लोक हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक के जो अन्वय है उसको पहले देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। नद्यः सुस्वादुतोया
आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। अब देखिए काठिन्य निवारण इस प्रकार से है, सभी गुण गुणज्ञेषु गुणी लोगों के पास जाकर गुणाः भवन्ति अधिक विकसित होते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य गुणहीन मनुष्य के पास जाकर दोषाः भवन्ति दोष के रूप में परिवर्तित होते हैं। नद्यः नदियाँ सुस्वादुतोया आस्वाद्यतोया मधुर जलयुक्त होकर प्रभवन्ति निकलती हैं। नदियों का पानी मीठा होता है तो नद्यः आस्वाद्यतोया या सुस्वादुतोया प्रभवन्ति निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्रम अर्थात सागर में आसाद्य पहुँचकर अपेयाः भवन्ति वही नदियाँ अपेय बन जाती हैं। तो देखिए भावार्थः गुणी व्यक्तियों में गुण सद्गुण के रूप में रहते हैं, परंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति के संसर्ग में दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों में पीने योग्य मधुर जल प्रवाहित होता है, परंतु वही जल जब समुद्र में मिलता है तो खारा हो जाता है अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। गुणी व्यक्तियों में गुण सद्गुण के रूप में परिवर्तित होता है। कोई भी गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास जाकर अधिक गुण में विकसित होता है, लेकिन वही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास दोष में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार नदियों का पानी मीठा होता है, नदी जब पर्वत से निकलती है तो मीठे पानी के साथ निकलती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वही नदियों का पानी खारा बन जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस श्लोक के भावार्थ के बाद हम चलते हैं व्याकरण बिंदु की तरफ। तो व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले संधियुक्त पदों को देखते हैं। गुणा भवन्ति गुणाः युक्त भवन्ति गुणा भवन्ति। निर्गुणम निः युक्त गुणम प्राप्य प्रयुक्ताप्य भवन्त्यपेया भवन्ति युक्त अपेया। अनंतरम देखिए प्रत्ययंत पद क्या क्या है। प्राप्य प्र युक्त आप युक्त ल्यप आसाद्य आ युक्त सद युक्त णिच युक्त ल्यप। अब देखिए कुछ कर्ता क्रिया का अन्वय यहाँ पर देखते हैं। गुणाः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। दोषाः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। नद्यः कर्ता है, प्रभवन्ति क्रिया है। इसी प्रकार विलोम पदों को देखते हैं। सबसे पहले गुणाः दोषाः सुस्वादुतोयाः अपेयः या फिर आस्वाद्यतोयाः अपेयः गुणज्ञम निर्गुणम। इस प्रकार से इस श्लोक के जो व्याकरण बिंदु हैं उनको आप लोग समझना चाहिए। तो इसी तरह से आप इन 4 श्लोकों का अच्छे से अध्ययन करिए और सतत अभ्यास करिए। इनके सस्वर वाचन का अभ्यास करिए, जो व्याकरण बिंदु है उनको पढ़िए, तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आप सभी का